जय हिंद साथियों, नमस्कार। परमजा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, हम व्यंजन प्रकरण पर बात कर रहे थे और इसमें हमने सबसे पहले व्यंजनों की परिभाषा देखी, फिर उनकी संख्या देखी, फिर उनका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया। सामान्य रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? 33। इन 33 ही व्यंजनों को हमने क्रमबद्ध रूप से लिखा। पहला कौन सा वर्ग था? क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग, पांचवा प वर्ग और अंतस्थ ध्वनियाँ य, र, ल, व और उष्म व्यंजन श, श, स और ह को हमने देख लिया था। जब हमने व्यंजन देख लिए थे उसके बाद हमने किया था व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या किया था? व्यंजनों का वर्गीकरण। और सबसे पहला जो वर्गीकरण था दोस्तों वो किसके आधार पर था? उच्चारण स्थान के आधार पर। बताइए, उच्चारण स्थान के आधार पर हमने व्यंजनों को कितने भागों में बांटा था? याद करिए, सूत्र कितने भागों में बांटा था? लगभग 8 भागों में। कितने भागों में? 8 भागों में। बताइए, पहला सूत्र कौन सा था? अकुह विसर्ग। कौन सा है? अकुह विसर्गे कंठे, यही था। दूसरा कौन सा था? याद करिए, इचु यशा तालु। कौन सा था? इचु यशा तालु। तीसरा कौन सा था दोस्तों? याद करिए, ऋतु रसाणाम मृदा, यही था। उपुधा। इस प्रकार से हमने सूत्रों में या कहें कि कुछ ट्रिक्स के माध्यम से इन वर्णों का उच्चारण स्थान सीखा था। अगला विभाजन दोस्तों हमारा वो है प्रयत्न के आधार पर वर्ण व्यंजनों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। किसके आधार पर है दोस्तों? प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न का मतलब क्या हो जाएगा? प्रयत्न का मतलब हो जाएगा इन व्यंजनों का उच्चारण करने में हमें किस प्रकार का प्रयास करना पड़ता है, कितना प्रयास करना पड़ता है। किसी व्यंजन के उच्चारण में हमें अधिक श्वास वायु की आवश्यकता होती है, किसी व्यंजन के उच्चारण में हमें कम श्वास की आवश्यकता होती है। किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा किस स्थान को स्पर्श करती है, कहीं तालु को स्पर्श करती है, कहीं मुर्दा को स्पर्श करती है। ये सारी चीज़ें हम इस वाले भाग में देखने वाले। तो प्रयत्न के आधार पर सबसे पहला जो विभाजन है दोस्तों वो रहेगा व्यंजन वर्णों का अवान्तर भेद। कौन सा रहेगा? देखिएगा, व्यंजन वर्णों का अवान्तर भेद या अभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है दोस्तों, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं, वर्णों का वर्गीकरण कर रहे हैं। और पहला जो भेद है इसका वो कौन सा हो जाएगा? व्यंजन वर्णों का। किसका दोस्तों? व्यंजन वर्णों का अवान्तर या अभ्यंतर प्रयत्न। अब अभ्यंतर प्रयत्न किसे कहेंगे? व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख विवर की क्या स्थिति बनती है, किस व्यंजन में हमारी जिह्वा किस स्थान पर स्पर्श करती है और हमारे मुखमंडल की क्या स्थिति बनती है, इस आधार पर अभ्यंतर प्रयत्न या अवान्तर भेद को पढ़ा जाता है। अब वापस हम चलते हैं हमारे व्यंजनों पर। किसे चलते हैं? व्यंजनों पर। बताइए, पहला व्यंजन कौन सा था? बताइए, पहला कौन सा था? तो पहला हो जाएगा हमारा क। कौन सा था? क। दूसरा ख, ग, घ और अंग, यही था। चलिए इसको थोड़ा सा अंग, ठीक। फिर कौन सा था? बोलिएगा च, याद करिए छ, फिर बोलिए झ, झ और य। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क, च, ट, बताओ कौन सा था? ठ, ये ड, ये ढ। ठीक है दोस्तों, ड, ढ और ये हो जाएगा न। ठीक, उसके बाद अगला वर्ग त, थ, द, इसको बोलिए ध और इसको बोलेंगे न। फिर क्या था दोस्तों? कौन सा वर्ग आ जाएगा? प, प, फ, ब, भ और फिर हो जाएगा अंतिम म। ये होगा दोस्तों। उसके बाद क्या लिखा था हमने? य, र, ल और व। ठीक,
उसके बाद उसमें व्यंजन कौन से थे? श, श, स और अंतिम व्यंजन हो जाएगा हमारा हाँ। बताइए प्रारंभिक व्यंजन कौन सा है? क। कौन सा है प्रारंभिक? अंतिम कौन सा है? हाँ। ठीक, यहाँ तक। तो किसके आधार पर है? आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। बताइए दोस्तों, प्रत्येक वर्ग के उच्चारण में हमारी जिह्वा किसी दूसरे उच्चारण स्थान को स्पर्श करती कि नहीं करती है? करती कि नहीं करती है? बोलिएगा, बोलिए क। बोलिए क्या बोल रहे हो? क। बोलिए च। बताओ, क बोलने में हमारी जिह्वा ने किसको स्पर्श किया? कंठ को। किसको स्पर्श किया? कंठ को। बताइए हम च बोलेंगे तो हमारी जिह्वा कहाँ स्पर्श कर रही है? तालु को। कहाँ स्पर्श कर रही है? तालु को। बोलिए च। बोलिए दोस्तों, कोशिश करिएगा। बोलिए च, छ, ज, ज। बताओ हमारी जिह्वा कहीं ना कहीं स्पर्श कर रही है। अब बोलिएगा दोस्तों, कौन सा वर्ग है? ट। बोलिए ट। बोलिए ट। बताओ स्पर्श हो रहा कि नहीं हो रहा? ठ, ड, ढ, ण। बताओ स्पर्श हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा। बोलिए त, थ, द, ध, न। बताओ जीवन धातु को स्पर्श किया नहीं किया? तो कुल मिला के ये जो पांचों ही वर्ग है, इन पांचों ही वर्गों को कौन से व्यंजन कहा जाता है दोस्तों? स्पर्शी व्यंजन। कौन से व्यंजन कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन। उसके साथ इनको और क्या कहा जाता है? देखिएगा, ये हमारे जो पांचों ही वर्ग के व्यंजन है, इनको क्या कहा जाएगा? स्पर्शी, स्पर्शी व्यंजन। और क्या कहा जाएगा? एक होता है स्पृष्ट व्यंजन। इनको और क्या कहा जाता है? स्पृष्ट व्यंजन। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्पष्ट व्यंजन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन पांचों ही वर्गों के वर्णों का उच्चारण करने में, इन पांचों ही वर्गों का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा किसी न किसी उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, इसलिए हमने इनको कौन से व्यंजन कहा? स्पर्शी व्यंजन। देखिएगा स्पर्श क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिएगा, का बोलिए का, बोलिए का, फिर बोलिए च। बताओ जिह्वा स्पर्श कर रही है तालु को। फिर बोलिए ट। बताओ मूर्धा को स्पर्श किया। फिर बोलो त। बताओ दंत को स्पर्श किया। फिर बोलो प। बताओ दोनों होंठ मिले। तो इन पांचों वर्गीय व्यंजनों का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। इस कारण हम इनको क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन। बताइए पांचों वर्गों के स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। कितनी हो जाएगी? 25। पूछ लिया जाए स्पर्श व्यंजन कौन सा है? बताओ पांचों ही वर्गों के सभी व्यंजन स्पर्श है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक, और क्या विशेषताएं बनती है इसके आधार पर? तो एक वर्ग है दोस्तों हमारा ये वाला च, छ, ज, ज, ये वाला वर्ग है दोस्तों। इस वाले वर्ग का उच्चारण करने में हमारा जो श्वसन तंत्र है उसको संघर्ष करना पड़ता है। देखिएगा च, च, छ। तो इस वर्ग के व्यंजनों को क्या कहा जाएगा? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या कहा जाएगा? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्यों कहा स्पर्श संघर्षी? देखिएगा स्पर्श तो ये सभी है ही सही, उसके साथ साथ इस वाले वर्ग में और क्या स्थिति बनती है कि इनका उच्चारण करने में हमें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, हमारे श्वसन तंत्र को संघर्ष करना पड़ता है, घर्षण जैसा महसूस होता है। इस कारण हमने च वर्ग को क्या कहा? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। कौन सा है दोस्तों? च वर्ग किस प्रकार की विशेषता बन जाएगी? ये वर्ग स्पर्शी संघर्षी व्यंजन की श्रेणी में कहलाता। पूछ ले जाए स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से, तो आपका आंसर हो जाएगा च वर्ग। कौन सा हो जाएगा? च वर्ग। च, छ, ज, ज, य। कौन सा हो जाएगा? च, छ, ज, ज, य। ठीक, आगे बढ़ते दोस्तों। पांचों वर्ग हो गए क, च, ट, त, प। उसके बाद इनमें से जो खास विशेषता बन रही थी वो च वर्ग के साथ ये हो गई। अब बचते हैं हमारे पास य, र, ल, व, श, श, स और ह। देखिए दोस्तों, जो अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हमारी जिह्वा कहीं पर स्पर्श नहीं कर रही, और कर भी हो तो हल्का सा स्पर्श करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनका जो उच्चारण है वो किसके भांति होता है? स्वरों की भांति होता है। देखिएगा य, व, देखिए य, व, र, ल। ये जो व्यंजन है, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें थोड़ा सा ऐसा आभास होता है कि हमारी जिह्वा कहीं पर स्पर्श नहीं करती है। इस कारण इनको कहा जाता है अर्ध स्वर। क्या कहा जाता है? अर्ध
स्वर क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर किसे कहेंगे? अर्ध स्वर ये और व किसको कहेंगे? ये और व को हम क्या कहेंगे? अर्ध स्वर। ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पर दो बात ध्यान देनी होगी हमें। अर्ध स्वर हमने किसको कहा? ये और व को। यदि ऑप्शन में ये और व नहीं हो तो फिर ऑप्शन में यदि ये और व नहीं हो और दिया हो य व र ल, य व र ल, ये संस्कृत वाला क्रम लिख दिया मैंने, माफ करिएगा। य र ल व कौन सा हो जाएगा दोस्तों? य र ल व। यदि पूछ लिया जाए निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है और ऑप्शन में य व हो तो फिर य व राइट होगा, और यदि ऑप्शन में य व नहीं हो तो फिर य र ल व वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, उसके बाद कौन सा बचता है दोस्तों? र और ल। बताइए, र ऐसा वर्ण है दोस्तों, र ऐसा वर्ण है जब हम र वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्रियों में क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है। क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है। इसलिए हमने इसको क्या कहा? एक नाम दिया इसको हमने, क्या नाम दिया? कंपन जात। क्या नाम दिया? देखिएगा दोस्तों, क्या नाम दिया हमने इसको? क्या नाम दिया? कंपन जात। किसको दिया? र को। हाँ, कंपन जात। इसी का दूसरा नाम है दोस्तों लुंठित व्यंजन। क्या नाम है? लुंठित व्यंजन। और एक और नाम है दोस्तों इसका लुंठित कंपन जात, और हो जाएगा प्रकंपित। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रकंपित ध्वनि किसे कहा जाएगा? र को। किसे कहा जाएगा? र को। ध्यान देना, अर्ध स्वर किसे कहा? य और व को। य और व ऑप्शन में नहीं हो, यदि य र ल व ऑप्शन में हो तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? य र ल व। और यदि ये हो तो य। यदि कंपन जात, लुंठित और प्रकंपित ध्वनि पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? र। कंपन जात हो जाएगा किस आधार पर? उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में, श्वसन तंत्र में कंपन होता हो, कंपन उत्पन्न होता हो, इसलिए हमने इसको क्या कहा? कंपन जात। ठीक, उसके बाद बचता है दोस्तों कौन सा? लय। क्या बचता है? लय। लय को क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन। क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन। अब पार्श्विक व्यंजन क्यों कहेंगे? क्योंकि जब हम लय का उच्चारण करते हैं, ल वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुख से निकलने वाली वायु जिह्वा के दोनों बगल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जिह्वा के दोनों बगल से निकलती है। और पार्श्विक जो व्यंजन है, पार्श्विक नहीं, पार्श्विक कौन सा व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन कौन सा हो जाएगा? लय। ध्यान दे दोस्तों, पार्श्विक का मतलब भी क्या होता है? बगल। क्या होता है? बगल। इस शब्द का मतलब भी क्या होता है? बगल। अर्थात हम ल ध्वनि का जब उच्चारण करते हैं तो वायु हमारी जिह्वा के कहाँ से निकलती है? दोनों बगल से निकलती है। इस कारण हमने ल को क्या कहा? पार्श्विक व्यंजन। क्या कहा? पार्श्विक व्यंजन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, र हो गया, ल हो गया और व हो गया। अब बचते हैं हमारे श, श, स और ह। ठीक, तो इनको कहेंगे हम, क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन। क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन। क्या कहेंगे दोस्तों इनको? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्यों कहेंगे? ऊष्म व्यंजन कौन कौन से जाएंगे वैसे? श, स और ह। क्यों कहेंगे हम इनको ऊष्म व्यंजन? ऊष्म व्यंजन इसलिए कहेंगे कि इनका उच्चारण करते समय हमारा एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव के बहुत नज़दीक आ जाता है, या कहेंगे कि बहुत संकुचित हो जाता है। और इन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास बहुत पतले रास्ते से या बहुत छोटी नलिका से बाहर आती है, और जब वो बाहर आती है तो वो कैसी होती है दोस्तों? गर्माहट पैदा करती है, गर्म सी होती है। इसलिए इन्हें कहा जाता है ऊष्म। ऊष्म का मतलब भी क्या होता है? गर्म। क्या होता है? गर्म। क्या होता है दोस्तों? गर्म। अर्थात हमें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, हमें हमारे जो श्वसन तंत्र है वो नज़दीक आ जाता है, जिससे क्या होती है? बाहर निकलने वाली जो वायु है वो गर्म सी महसूस होती है। इसी कारण हमने कहा इनको ऊष्म व्यंजन। पूछ लिया जाए ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे, तो आपका जवाब हो जाएगा श, श, स और ह। ठीक, अब कितने हो गए दोस्तों? एक बार देखना। स्पर्शी व्यंजन 1, अर्धस्वर 2, कंपन जात 3, पार्श्विक 4, स्पर्श संघर्षी 5, ऊष्म 6। ठीक है दोस्तों, इसके बाद और क्या बचता है? ये हो गए। एक दोस्तों आता है हमारे पास, क्या आता है? ये सारी ही ध्वनियाँ कौन सी है? नासिक के व्यंजन। कौन से हैं? नासिक के व्यंजन। एक को लिखिएगा आप,
नासिक के व्यंजन कौन से हो जाएंगे? यदि आपसे नासिक के व्यंजन पूछा जाए तो य, अंग, या फिर न और फिर म, कौन कौन सी हो जाएगी? नासिक की ध्वनियाँ। इनको नासिक की ध्वनियाँ क्यों कहा? क्योंकि जब हम नासिक के व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तब इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख विवर से निकलने वाली वायु के साथ साथ वायु कहाँ से भी निकलती है? नाक का भी हम इस्तेमाल करते हैं। इस कारण हमने इनको कहा नासिक के व्यंजन। क्या कहा? नासिक के व्यंजन। बोलिएगा मेरे साथ। ंग, बताओ नतुनियों पे जोर पढ़ रहा है। ंग, य, न, म। ठीक, जैसे हम इन नासिक के ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो हमारी श्वास मुख के साथ साथ कहाँ से भी निकलती है? नाक से भी निकलती है। हम नाक का भी इन ध्वनियों के उच्चारण में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको कहा गया नासिक के व्यंजन। और इन नासिक के व्यंजनों के स्थान पर वर्तमान में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? अनुस्वार का। किसका प्रयोग किया जाता है? अनुस्वार का। किसका प्रयोग? इन पांचों ही वर्णों के स्थान पर आप किसका प्रयोग कर सकते हो? अनुस्वार का। आपने देखा होगा हिंदी कैसे लिखते हैं हम? एक हिंदी ऐसा भी होता है और एक हिंदी ऐसा भी होता है। बताइए दोनों में कौन सा सही है? ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में दिए हो, ये भी दिया हो और ये भी दिया हो, तो फिर पूरी तरह से ये वाला सही है। ऐसा प्रावधान किसने रखा था? ऐसा प्रावधान रखा था बाबू श्याम सुंदर दास ने। हाँ, बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा था आप इन पंचम वर्णों के स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हो? अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इन पंचम वर्णों के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसके बाद और क्या बचता है? और बचता है हमारे पास ड और ड। क्या बचती है? इन ड को क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन कौन से कहा जाता है दोस्तों? उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़न जात व्यंजन या द्विगुणी व्यंजन। और वो कौन कौन से जाएंगे दोस्तों? ड और ढ। क्या हो जाएगा? ड और ढ। देखिएगा, उत्क्षिप्त और ताड़न जात। उत्क्षिप्त का मतलब होता है ऊपर जाना। उत्क्षिप्त का मतलब होता है ऊपर जाना और झटके से नीचे आना। झटके से ही ऊपर जाना और झटके से ही नीचे आना। उत्क्षिप्त का मतलब ये हो जाएगा। ताड़न जात का मतलब हो जाएगा जैसे किसी वर्ण ताड़ने का मतलब ही क्या होता है? ताड़ना, बहुत शीघ्रता से बोलना, बहुत तेजी से बोलना। जब हम इन दोनों ही वर्णों का उच्चारण करते हैं, व्यवहार में लेते हैं, तो हम बहुत तेजी से बोलते हैं ड और ढ, ड और ढ। तो एकदम ऐसा लगता है जैसे ताड़ने जैसी शैली का हम प्रयोग कर रहे हो। या फिर उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त हो जाएगा इन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीवा झटके से ऊपर जाती है और झटके से ही नीचे आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे उत्क्षिप्त और ताड़न जात। पूछ लिया जाए उत्क्षिप्त और ताड़न जात ध्वनियाँ कौन कौन सी है, तो हो जाएगी ड और ड। क्या क्या हो जाएगी? ड और ड। ठीक, एक बार फिर समेटते हैं। देखिएगा, व्यंजन कितने हैं? 33। कितने हैं? 33। इन 33 ही व्यंजनों को हमने किस आधार पर बांटा? अवान्तर भेद या आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, आंतरिक प्रयत्न के आधार पर 33 ही व्यंजन लिखे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में कितने हैं? 5। च में कितने हैं? 5। ट में कितने हैं? 5। त में कितने हैं? 5। प में कितने हैं? 5। ये हमारी अंतस्थ ध्वनियाँ। कौन सी ध्वनियाँ? अंतस्थ। ये ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। फिर हमने क्या देखा? इन पांचों ही वर्गीय व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा किसी न किसी उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, इसलिए हमने इनको कहा स्पर्शी व्यंजन या स्पृष्ट व्यंजन। और स्पृष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। ध्यान रहे, आपसे संख्या पर आप फोकस नहीं करें, आप इस विषय वस्तु पर अपनी पकड़ बनाएं कि इस विषय वस्तु में से कहाँ से प्रश्न आएगा और ये किस तरह से इनको स्पर्शी व्यंजन कहा जा रहा है। तो आप संख्या बल ध्यान रखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये विषय वस्तु भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो स्पर्श करने के कारण हमने कहा इनको स्पर्शी व्यंजन। ठीक, उसके बाद च वर्ग का उच्चारण करने में हमें क्या होता है? संघर्ष करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। तो च वर्ग कौन सा हो जाएगा? स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? च, छ, ज और य। कौन सा हो जाएगा? ये वाला वर्ग। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा दोस्तों? अर्धस्वर। अर्धस्वर ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण किसके समान होता हो? स्वरों के समान होता हो, उन्हें हमने क्या कहा था? अर्धस्वर। क्यों कहा?
क्योंकि इनके उच्चारण में हमारे श्वसन तंत्र से निकलने वाली वायु अबाध रूप से तो नहीं होता है, लेकिन बाधा भी महसूस नहीं होती है। कह सकते हैं हम स्वरों के समान ही इनका उच्चारण होता है, इसलिए हमने इनको क्या कहा, अर्धस्वर है ये व्यंजन, इसलिए हमने इनको अर्धस्वर कहा। तो कौन कौन से जाएंगे अर्धस्वर, ये और व। यदि ये ऑप्शन में नहीं हो तो हमने क्या सीखा, य र ल वही क्या होगा, सही होगा। उसके बाद कौन सा देखा दोस्तों, कंपन जात, लुंठित या प्रकंपित, कौन सी ध्वनि हो जाएगी, र। र ध्वनि का उच्चारण करते समय हमारे श्वसन तंत्र में क्या उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है। इस कारण हमने कौन सी ध्वनि को कंपन जात कहा है, र को कंपन जात वर्ण का है। उसके बाद ल, ल वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख विवर से निकलने वाली वायु जिह्वा के दोनों बगल से निकल जाती है, जिह्वा के दोनों बगल से निकल जाती है। ऐसी ध्वनि को कौन सी ध्वनि कहा जाएगा, पार्श्विक व्यंजन। और पार्श्विक का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, बगल। क्या होता है, बगल। आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, संस्कृत में पार्श्विक, पार्श्व का तात्पर्य ही क्या होता है, बगल। आप देखिएगा शब्दकोश को, आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा, ऊष्म व्यंजन अर्थात ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख विवर में गर्माहट पैदा होती हो, गर्म वायु बाहर निकलती हो, ऐसे व्यंजनों को क्या कहा गया था, ऊष्म व्यंजन। और ये कौन कौन से जाएंगे, श, श, स और ह। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने पढ़ा नासिक के व्यंजन। हमने इनको नासिक के क्यों कहा, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय वायु हमारे मुख के साथ साथ कहाँ से भी निकलती है, नाक से भी, या हम इन वर्णों के उच्चारण में नाक का भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने क्या कहा है, इनको नासिक के व्यंजन। ठीक। और अंतिम आता दोस्तों उत्क्षिप्त या ताड़नजात या द्विगुणी। उत्क्षिप्त अर्थात इन वर्णों के उच्चारण में, ड और ढ के उच्चारण में हमारी जिह्वा झटके से ऊपर जाती है और झटके से नीचे आती है, या ताड़ने जैसी शैली में इन वर्णों का उच्चारण होता है, अर्थात बहुत शीघ्रता से इन वर्णों का उच्चारण होता है। इस कारण हमने इनको कहा ताड़नजात, द्विगुणी या उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक। ये किसके आधार पर था, अवान्तर भेद या आभ्यंतर प्रयत्न, या और कहें आप तो इसको एक नाम और लिख सकते हो आप, आंतरिक प्रयत्न। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आंतरिक प्रयत्न। कौन सा जाएगा, आंतरिक प्रयत्न। ठीक। अब हम इन सबको